कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा स्पेसशिप हो जिसकी लंबाई किसी शहर जितनी हो। कोई साधारण रॉकेट नहीं बल्कि 58 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा शहर समा जाए। अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, खेत, फैक्ट्री, जंगल और इंसानों के घर, सब कुछ। यह स्पेसशिप किसी प्लैनेट जैसा होगा जो अंतरिक्ष में तैर रहा होगा। यही है क्रिसैलिस जनरेशन शिप, इंसानियत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना। इसका एक ही मकसद होगा, धरती से निकलकर इंसानों को एक नए घर तक पहुंचाना, और वह घर होगा प्रॉक्सिमा बी, हमारी धरती से बाहर का पहला संभावित ठिकाना। लेकिन आखिर क्यों हमें इतना बड़ा स्पेसशिप बनाना पड़ेगा? क्यों इंसानों को अपनी धरती छोड़नी पड़ेगी? और यह यात्रा कितनी लंबी और खतरनाक होगी? इन सवालों के जवाब हमें इस कहानी में मिलेंगे। धरती वो जगह है जिसने हमें जन्म दिया, पाला और सभ्यता दी, लेकिन अब यही धरती धीरे धीरे हमारे लिए रहने लायक नहीं बच रही। बढ़ती पॉपुलेशन ने रिसोर्सेज पर दबाव डाल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं और हवा जहरीली हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान ने अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले 100 से 150 सालों में धरती इंसानों के लिए नर्क बन जाएगी। ऐसे में सभ्यता को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा घर ढूंढना। अगर हम स्पेस में देखें तो धरती के सबसे नजदीक रहने योग्य ग्रह का नाम है प्रॉक्सिमा बी। यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक तारे के चारों ओर घूमता है। दूरी है 4.24 लाइट ईयर, यानी लगभग 41 ट्रिलियन किलोमीटर। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, मतलब यहाँ पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसका आकार और मास धरती जैसा है। यहाँ की ग्रेविटी भी धरती जैसी मानी जाती है, यानी कि अगर हम वहां पहुंच गए तो हमारी सभ्यता को नया घर मिल सकता है। 41 ट्रिलियन किलोमीटर सुनने में ही असंभव लगता है। अगर हम सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट यानी वॉयेजर 1 से वहां जाएं तो करीब 70,000 साल लग जाएंगे। अगर उससे 60 गुना तेज यान बनाया जाए तो भी 1300 साल लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा एक इंसान तो कभी पूरी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमें एक जनरेशन शिप बनाना होगा। जनरेशन शिप ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सभ्यता यात्रा करेगी। इसमें कई पीढ़ियां पैदा होंगी और मरेंगी। लोग वहीं पर पढ़ाई करेंगे, शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, और अंत में चौथी या पांचवी पीढ़ी प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचेगी। यानी यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं होगा बल्कि चलता फिरता ग्रह होगा। क्रिसैलिस शिप का आकार इतना विशाल होगा कि इसकी लंबाई होगी 58 किलोमीटर। इसे धरती पर बनाना असंभव है, इसलिए इसे स्पेस में असेंबल किया जाएगा। निर्माण स्थान होगा लैग्रेंज पॉइंट 1, धरती और सूरज की ग्रेविटी से बना स्थिर बिंदु। इसको बनाने में करीब 25 साल का समय लगेगा, और निर्माण के लिए रिसोर्सेस धरती और चांद दोनों से लाए जाएंगे। अगर शिप के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिसैलिस में 3 बड़े मॉड्यूल होंगे। पहला फ्यूल मॉड्यूल 1, जो पीछे का हिस्सा होगा जो शिप को एक्सीलरेट करेगा। हैबिटेट मॉड्यूल, जो बीच का हिस्सा होगा जिसमें इंसान और उनका पूरा इकोसिस्टम होगा। फ्यूल मॉड्यूल 2, आगे का हिस्सा जो डिसेलरेशन के काम आएगा। इसका मतलब होता है गति कम या धीमा होना। उदाहरण के लिए अगर कोई स्पेसशिप बहुत तेज जा रहा है और फिर धीरे धीरे अपनी रफ्तार घटाता है ताकि किसी ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश कर सके तो इस प्रक्रिया को डिसेलरेशन कहते हैं। शिप का कुल वजन होगा 2.4 अरब टन। यह स्पेसएक्स स्टारशिप से 5 लाख गुना ज्यादा भारी होगा। हैबिटेट मॉड्यूल का आकार होगा 3 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा। इसमें 5 सेक्शन होंगे। फूड सेक्शन, जहां खेती होगी और खाना तैयार किया जाएगा। कम्युनिटी सेक्शन, जहां पार्क, लाइब्रेरी और डिस्कशन हॉल होगा। गार्डन सेक्शन, जहां बड़े बड़े गार्डन और जंगल होंगे। रिसर्च व मेडिकल सेक्शन, जहां अस्पताल, लैब और मेटल इंडस्ट्री होगी। वेयर हाउस सेक्शन, जहां मशीनें और इक्विपमेंट रखने की जगह होगी। इसके अलावा इसमें एक विशाल डोम होगा जिसकी ऊंचाई 130 मीटर और चौड़ाई 360 मीटर होगी। इसका काम होगा कि यहाँ से लोग स्पेस का नजारा देख सकेंगे। क्रिसैलिस शिप को चलाने के लिए इस्तेमाल होगी डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव टेक्नोलॉजी। इसमें फ्यूल हीलियम 3 और ड्यूटेरियम यूज होगा। शुरुआत में एक्सेलरेशन 0.1 G यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी करीब 1 मीटर प्रति सेकंड। एक दिन में स्पीड होगी 85 किलोमीटर पर सेकंड। धीरे धीरे मैक्सिमम स्पीड बढ़ते बढ़ते 3000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी। यही स्पीड इसे प्रॉक्सिमा बी तक ले जाएगी। शिप की कैपेसिटी 2400 लोगों की होगी। शुरुआत में 1500 लोग जाएंगे। इनमें से 700 बच्चे और बाकी 29 से 60 साल के वयस्क होंगे। कुल यात्रा लगभग 400 साल की होगी, और इसमें चौथी या पांचवी पीढ़ी प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचेगी।
जब क्रिसलस जनरेशन शिप लैग्रेंज पॉइंट 1 से अपनी लंबी यात्रा शुरू करेगा तो उसके भीतर बैठे इंसानों के लिए यह धरती जैसा नया संसार होगा, लेकिन बाहर फैली होगी अनंत अंधेरी खामोशी। यात्रा इतनी लंबी होगी कि इसमें जन्म लेने वाले बच्चे कभी धरती नहीं देख पाएंगे। वे सिर्फ तस्वीरों और किताबों से ही जानेंगे कि उनका असली घर कैसा था। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस यात्रा को केवल तकनीकी मिशन नहीं बल्कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग मानते हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रेविटी की कमी। बिना ग्रेविटी इंसान का शरीर कमजोर पड़ने लगता है, हड्डियां गलने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और खून का बहाव गड़बड़ा जाता है। क्रिसलस में इस समस्या का हल होगा आर्टिफिशियल ग्रेविटी। शिप का हैबिटेट मॉड्यूल घूमेगा ठीक वैसे जैसे घूमता हुआ चक्का। घूमने से उत्पन्न होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो धरती जैसी ग्रेविटी का एहसास देगा। लोग चल फिर सकेंगे, खेती कर सकेंगे और बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य रहेगा। इस तकनीकी के बिना यह यात्रा असंभव होती। हैबिटेट मॉड्यूल में इंसानों के लिए सब कुछ होगा। शिक्षा यानी कि बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज होंगे, उन्हें विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला और धरती का इतिहास पढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मॉड्यूल के चौथे सेक्शन में अस्पताल और मेडिकल लैब होंगे। खाद्य उत्पादन, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती होगी जहां पौधे बिना मिट्टी के उगाए जाएंगे। मनोरंजन यानी पार्क, गार्डन और कम्युनिटी हॉल होंगे जहां लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। एआई सहयोग, हर सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालेगा ताकि गलतियों की संभावना ना रहे। यानी कि यह शिप सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि धरती का एक चलता फिरता टुकड़ा होगा। यह यात्रा 400 साल लंबी होगी। पहली पीढ़ी जो धरती से निकलेगी वही असली पायोनियर्स होंगे। वे जानते होंगे कि वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी पीढ़ी जिन्हें शिप में जन्म मिलेगा वे धरती को सिर्फ कहानियों और वीडियो से जानेंगे। तीसरी पीढ़ी पूरी तरह स्पेसशिप के वातावरण में ढली होगी। चौथी पीढ़ी यह वह पीढ़ी होगी जो प्रॉक्सिमा बी पर कदम रखेगी और नया इतिहास लिखेगी। हर पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी मानसिक मजबूती और सामाजिक संतुलन की। इतनी लंबी यात्रा इंसानों के लिए सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा भी होगी, क्योंकि वे बाहर का कोई नजारा नहीं देख पाएंगे। बाहर सिर्फ अनंत अंधेरा होगा। इससे डिप्रेशन और अकेलापन हो सकता है। अगर उनकी जनसंख्या कम हुई तो सभ्यता खत्म हो सकती है, ज्यादा हुई तो संसाधन कम पड़ जाएंगे। इसलिए जन्म पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। शिप में लोकतांत्रिक प्रणाली और एआई आधारित प्रशासन होगा। इंसानों के फैसलों में मशीनें मदद करेंगी ताकि विवाद ना बढ़े। हर पीढ़ी को पिछले ज्ञान की विरासत आगे बढ़ानी होगी, वरना तकनीकी कौशल खो सकता है। क्रिसलस को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव। इस मिशन के लिए चुने गए लोग पहले एंटार्क्टिका में कुछ साल की ट्रेनिंग करेंगे। एंटार्क्टिका क्यों? क्योंकि वह जगह बिल्कुल आइसोलेटेड है, सीमित संसाधनों वाली और कठोर परिस्थितियों वाली। वहां लोग सीखेंगे कि कैसे सीमित जगह में रहकर मानसिक संतुलन बनाए रखना है। यह अभ्यास अगली पीढ़ियों को मानसिक रूप से तैयार करेगा। जब शिप प्रॉक्सिमा बी के करीब पहुंचेगा तब शुरू होगा ट्रांसफर फेज। सबसे पहले बैक फ्यूल मॉड्यूल अलग कर दिया जाएगा, फिर फ्रंट मॉड्यूल अपने फ्यूजन प्रोपल्शन से शिप को धीरे धीरे डिसेलरेट करेगा। 1 साल तक स्पीड घटती जाएगी। आखिरी में सिर्फ हैबिटेट मॉड्यूल बचेगा जो 40 लाख टन भारी होगा और सीधे प्रॉक्सिमा बी की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद छोटी छोटी शटल्स की मदद से इंसान पहली बार इस नए ग्रह पर कदम रखेंगे। सोचिए, 400 साल की यात्रा के बाद जब इंसान पहली बार प्रॉक्सिमा बी पर उतरेंगे तो वहां की जमीन पर उनके कदमों की ध्वनि गूंजेगी। यह वह क्षण होगा जब मानव सभ्यता पहली बार धरती से बाहर किसी ग्रह पर अपना झंडा गाड़ेगी। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं होगी बल्कि यह साबित करेगा कि इंसानियत कितनी दूर तक जा सकती है। 400 साल की यात्रा के बाद जब क्रिसलस जनरेशन शिप प्रॉक्सिमा बी की कक्षा में पहुंचेगा तो वह पल मानव इतिहास का सबसे भावनात्मक क्षण होगा। हजारों पीढ़ियों से इंसान आकाश की ओर देखता आया है, धरती की सीमाओं को पार करके। अब जब पहली बार कोई सभ्यता दूसरे तारे के नीचे अपनी छाया डालेगी तो यह साबित होगा कि इंसान केवल एक ग्रह का निवासी नहीं बल्कि कॉस्मिक सभ्यता है। शिप से उतरने वाली पहली टीम अपने कदम लाल और भूरे रंग की उस चट्टानी मिट्टी पर रखेगी। कैमरे इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करेंगे और शायद धरती पर बैठे लोग, यदि अभी भी जीवित सभ्यता वहां होगी, उस दृश्य को रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से सैकड़ों साल बाद देख पाएंगे। प्रॉक्सिमा बी पर इंसानों की पहली बस्ती का नाम होगा डॉन बेस, नई सुबह की शुरुआत। कॉलोनी बनाने की योजना पहले से तैयार होगी। हैबिटेट डोम्स, मोटी पारदर्शी शील्ड्स वाले गुंबद जो रेडिएशन और मौसम से सुरक्षा देंगे। ऑक्सीजन जनरेटर, बर्फ और खनिजों से ऑक्सीजन निकाली जाएगी। वाटर सिस्टम, जमीन के नीचे जमी बर्फ को पिघलाकर पीने और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एनर्जी सोर्स, कॉलोनी को ऊर्जा मिलेगी न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सोलर एरे से। कम्युनिकेशन सिस्टम, धरती से संपर्क रखना मुश्किल होगा क्योंकि सिग्नल को आने जाने में 8 साल लगेंगे, लेकिन स्थानीय नेटवर्क इंसानों को जोड़े रखेगा।
धरती से लाए गए बीज और जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों की मदद से हाइड्रोपोनिक फार्म बनाए जाएंगे। पौधे पानी और मिनरल्स पर उगेंगे, मिट्टी की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती सालों में पोटैटो, गेहूं, सोयाबीन और स्पाइरुलिना इंसानों का मुख्य आहार होगा। धीरे धीरे नई खेती विकसित होगी और इंसान स्थानीय मिट्टी को भी जैविक रूप से खेती योग्य बनाने की कोशिश करेंगे। यह खेती सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए मानसिक संतुलन का साधन भी होगी। हरे पौधों को देखकर वे धरती के बारे में सोचेंगे और जीवन में आशा बनी रहेगी। लेकिन यह ग्रह धरती जैसा आसान नहीं होगा। इसके खतरे बहुत गहरे हैं, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो बार बार खतरनाक फ्लेयर छोड़ता है। ये रेडिएशन इंसानों के लिए घातक हो सकती है, इसलिए कॉलोनी को भूमिगत शील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर से सुरक्षित करना होगा। यह ग्रह धरती से भारी है। जब इंसान प्रोक्सिमा बी की सतह पर उतरेगा तो उसे अपने शरीर को नई गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ढलना होगा। शुरुआत में चलना फिरना मुश्किल लगेगा, सांसें तेज चलेंगी और हड्डियां व मांसपेशियों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और इंसान वहां के माहौल में जीना सीखेगा, शरीर खुद को नए ग्रह की परिस्थितियों के अनुकूल बना लेगा। यह सफर महीनों या कुछ सालों में पूरा हो सकता है। प्रोक्सिमा बी पर वातावरण भले ही मौजूद हो, लेकिन वह इंसानों के लिए बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन नगण्य है और ज्यादातर हिस्सा जहरीली गैसों से भरा है। इसलिए इंसानों को हर सांस के लिए ऑक्सीजन जनरेटर या स्पेस सूट पर निर्भर रहना होगा। इस ग्रह पर खुली हवा में सांस लेना फिलहाल एक सपना ही रहेगा। यहाँ एक दिन धरती के मुकाबले कई गुना लंबा है, मतलब कि कई महीनों तक लगातार दिन या लगातार रात हो सकती है। इससे खेती और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ेगा। इंसान यहाँ जीने के लिए कई अद्भुत तकनीकें विकसित करेगा, जैसे कि मैग्नेटिक शील्ड। कॉलोनी के ऊपर विशालकाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुंबद बनेगा जो रेडिएशन से रक्षा करेगा। एआई गवर्नेंस, प्रशासन की जिम्मेदारी इंसानों और एआई दोनों पर होगी। एआई यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और विवाद ना बढ़े। जीन एडिटिंग, भविष्य की पीढ़ियों के डीएनए में बदलाव किए जाएंगे ताकि उनका शरीर प्रोक्सिमा बी की परिस्थितियों के अनुसार ढल सके। रोबोटिक असिस्टेंट्स, हर कॉलोनी में ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे जो निर्माण, खनन और खेती में मदद करेंगे। सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रोक्सिमा बी पर पहला बच्चा जन्म लेगा। यह बच्चा इंसानियत का पहला नागरिक होगा जो किसी दूसरे ग्रह का मूल निवासी होगा। उसके लिए धरती सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नाम होगी, असली घर नहीं। धीरे धीरे पूरी सभ्यता का मनोविज्ञान बदल जाएगा। ये खुद को धरतीवासी नहीं बल्कि प्रोक्सिमा वासी मानने लगेंगे। यह बदलाव ही मानव सभ्यता को कॉस्मिक सभ्यता की ओर ले जाएगा। कुछ पीढ़ियों बाद जब इंसानों का शरीर और मन नए ग्रह की परिस्थितियों में ढल जाएगा तो यह सवाल उठेगा, क्या वे अब भी धरतीवासी रहेंगे या इंसानियत की एक नई शाखा बन जाएगी। संभव है कि उनके शरीर की बनावट, हड्डियों की मजबूती और आंखों की संरचना बदल जाए। उनका जीनोम धरती के इंसानों से अलग हो जाए। इस प्रकार प्रोक्सिमा बी पर इंसान सिर्फ धरती का विस्तार नहीं होंगे बल्कि नई प्रजाति के जन्मदाता होंगे। डॉन बेस की बत्तियां जब पहली बार प्रोक्सिमा बी की सतह पर जलेंगी तो वह सिर्फ रोशनी नहीं होगी, वह होगी इंसानियत का दूसरा सूर्योदय। लेकिन उस समय क्या होगा जब ये लोग 400 साल का सफर पूरा करने के बाद प्रोक्सिमा बी पर पहुंचेंगे और वहां देखेंगे कि ये ग्रह तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। उस समय इन लोगों का हाल क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।